आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 242 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस 243 मुलाहिज़ा फरमाए। तो तुम शराफत से जुबान नहीं खोलोगे? मैंने जहरीले लहजे में सवाल किया। मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे घर जाने दो। वो नरमी और शराफत से बोला, मैं किसी से जिक्र नहीं करूंगा कि तुमने मुझे जबरदस्ती उठवाया था। मेरे दफ्तर में मिलने आओगे तो मैं तुमसे हर मौजू पर खुल खिला कर बात करूंगा। हो सकता है कि उससे अच्छे माहौल में मुझे कुछ भूली बिसरी बातें याद आ जाएं। इस तंग माहौल में तो मुझे अपना दिमाग तक माऊफ होता हुआ महसूस हो रहा है। या तुम मुझसे कोई फैज़ हासिल नहीं कर सकोगे। मैंने अचानक ही उसके चेहरे पर उल्टे हाथ का भरपूर थप्पड़ रसीद किया और वो दोनों हाथों से अपना चेहरा थाम कर हल्की सी गुर्राहट के साथ पीछे लुढ़क गया। वो संभलने भी नहीं पाया था कि मैंने पीछे से उसके कोट का कॉलर थाम कर नहायत बेरहमी के साथ उसे मसहरी से नीचे घसीट लिया। मेरे पुरशोर थप्पड़ से उसका दाहिना रुखसार सुर्ख होकर कतरे सूज गया था और होंठों के दाहिने कोने से खून की पतली सी लकीर बह निकली थी। उसने फर्श पर संभल कर उठना चाहा था, लेकिन मैंने उसकी पसलियों में जोरदार ठोकर रसीद की और वो बुरी तरह बुलबुलाकर फर्श पर ही तड़पने लगा। कर्नल, मैं इस तरह ठोकरों से तुम्हारे बदन का रेशा रेशा अलग कर दूंगा। मैंने सर्द और सफाकाना लहजे में कहा। मैंने काफी देर तक तहम्मुल से काम लिया है, लेकिन अब मैं तुम्हारी ढटाई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अपने कैदियों से सवालात सुनने का आदी नहीं हूँ। मुझे हर कीमत पर अपने सवालों के जवाबात चाहिए। मैं उसे मुज़ाकरात के दौरान अंदाजा लगा चुका था कि वो जिस्मानी तौर पर ज्यादा मजबूत नहीं था, लेकिन उसकी कुव्वत इरादी काबिल रश्क हद तक मजबूत थी। उसकी असाबी कुव्वत को चकनाचूर करने के लिए यह जरूरी था कि उस पर लगातार तशद्दुद करके उसे मौत के खौफ में मुब्तला कर दिया जाता। जो कुछ मेरे इल्म में नहीं वो मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ। घुटनों के दरमियान से उसकी रुंधी हुई मगर आइजाना आवाज उभरी। अगर तुम खुद मेरे सामने नहीं आते तो कम अज कम किसी ऐसे आदमी को ले आओ जिसने तुम्हें मेरे बारे में बताया हो। मुझे कुछ तो पता चले कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। तुम्हें अभी तक अपने सफारतखाने से उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैंने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम इस वक्त कहाँ हो? मुझे अपने चेहरे के बड़े हुए शेप से अंदाजा हो चुका है कि मुझे अगवा हुए कम अज कम 2 दिन होने वाले हैं। उसने अपनी सुर्ख आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, इतनी मुद्दत में तो मुझे दुनिया में कहीं भी पहुंचाया जा सकता था। उसके जवाब पर मेरा खून खोल कर रखा। मेरा ख्याल था कि वो खुद को इस्लामाबाद ही में मौजूद समझ रहा होगा, लेकिन वो मेरी तवक्का से बढ़कर ज़हीन था। वक्त की पैमाइश के लिए बड़े हुए शेफ का पैमाना इस्तेमाल करना हर एक के बस की बात नहीं होती। तुम अपने लोगों से बहुत दूर उस कले में कैद हो जहां मेरी मर्जी के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तुम्हारी कार इस्लामाबाद में किराए के एक गैराज में मुकफ्फिल कर दी गई है। तुम्हारी तहवील से जो दस्तावेजात मिली हैं उनसे जाहिर हुआ है कि सिंध में तकरीबकारी के साथ ही तुम हिसास दिफाई नोयत की बाज अहम तनसीबात में भी दिलचस्पी ले रहे थे। तुम्हारे सफारतखाने वाले मखमसे में हैं कि क्या करें। उनका ख्याल है कि कहीं तुम अचानक ही किसी मिशन पर तो नहीं निकल पड़े। मुझे ये सब सुनाकर खौफजदा करने की कोशिश ना करो। या बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। उसने गहरे गहरे सांस लेते हुए अटक अटक कर सवाल किया। तुमने मेरी पसलियों में बड़ी बेदर्दी से ठोकर मारी है। सांस लेते हुए भी उस मकाम पर शदीद दर्द हो रहा है। मैंने उसकी आखिरी शिकायत को सुनी अनसुनी कर दिया। कराची में जानू माची के कौन कौन से अड्डे हैं, वो यहाँ उसके आदमी कहाँ पना ले सकते हैं, ब्लैक कैट ठीक किस गाँव में रहता है, यहाँ तुम्हारे मजीद क्या अज़ाइम हैं। मैंने एक एक लिस्ट पर जोर देकर बेरहमाना लहजे में कहा, मुझे इन सब और ऐसे ही बेशुमार ज़िम्नी सवालात के ठीक ठीक जवाब दरकार हैं, वरना तुम हर लम्हे मौत की आरजू करोगे और मौत तुम्हारी जिंदगी से लरज कर दूर भागती रहेगी। तुम माजूरी और मजबूरी के आलम में इसी तहखाने में सिसक सिसक कर अपनी जिंदगी के दिन पूरे करोगे और जब तुम्हारी तिब्बी मौत आ जाएगी तो तुम्हारी दागदार लाश किसी कूड़ा घर पर फेंक दी जाएगी। मैं जो बातें खुद नहीं जानता उनके बारे में तुम्हें क्या बता सकता हूँ। उसने बेबसी के आलम में मेरी बात काटते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें मेरे बारे में कोई खौफनाक गलतफहमी हुई है या मेरे किसी बदतरीन दुश्मन ने मेरे खिलाफ तुम्हें बहकाया। वो अपने सूजे हुए खून आलूद चेहरे को टटोलते हुए फर्श से उठा तो सीधा होने की कोशिश में कई बार उसके मुंह से बेख्तियार सिसकियां आजाद हो गईं। शायद उसकी कोई पसली वगैरह चटक गई थी। मैंने उसके करीब पहुंचकर चंद सानियों तक उसका जायजा लिया और उस नतीजे पर पहुंचा कि खासी मार खा लेने के बावजूद उसकी आंखों में हौसले की चमक बरकरार थी। मैंने लापरवाहाना अंदाज में सब मशीन गन पर अपनी गिरफ्त तब्दील करके उसकी सर्द आयनी नाल अपने हाथ में ली और फिर अचानक ही घुमाकर उसका आयनी दस्ता कर्नल महेशपाल के चेहरे पर बाएं तरफ रसीद कर दिया। कई हड्डियां चटकने की लर्जा खेज आवाज के साथ ही वो बुरी तरह चिंगाड़ता हुआ फर्श पर ढेर गया और उसी में जहांगीर दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। महेशपाल फर्श पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर खून थूक रहा था। खून के सुर्ख लोथड़ों में टूटे हुए सफेद दांत और उसकी किरचियां भी दूर ही से देखी जा सकती थी। उस जरब से उसके दहाने में इतनी शदीद शिकस्त और रेख्त हुई थी कि वो मुंह भर कर खून थूकने से फारिग न होता था कि ताज़ा खून दोबारा आसपास दहाने में भरने लगता था। इसकी खाल काफी जगहों से फट चुकी है। इन खुले हुए जख्मों पर स्पिरिट लगाओ ताकि इसके होश ठिकाने आ सके।
मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। मैंने सर्द लहजे में जहांगीर को हदायत दी और खुद उस कमरे से निकासी के रास्ते की तरफ बढ़ गया। नहीं, मेरी हदायत पर महेशपाल के हल्क से खड़खड़ाती हुई कर्बनाक आवाज बरामद हुई थी। मेरे साथ ये जुल्म न करो, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ मालूम नहीं। बकवास बंद कर उल्लू के पट्टे। जहांगीर ने भी उसकी पुश्त पर एक ठोकर रसीद की। यहाँ सिर्फ बास का हुक्म चलता है, जुबान नहीं खोलेगा तो तेरे मरने का इंतजार किए बगैर तेरे जिंदा बदन पर स्पर्ट छिड़क कर आग लगा दी जाएगी और तू शोलों का नाचना शुरू कर देगा। ओ भगवान, वो बहुत दर्द भरी आवाज में रहा था। ये क्या कलयुग आन लगा है, पता नहीं ये मेरे किस पाप की सजा है जो मुझे मौत भी नहीं आ रही। मैंने उसकी मजीद फरियाद सुने बगैर दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के बाहर एक मुख्तसर सी राहदारी थी जिसमें 2 कुर्सियां पड़ी हुई थी। उसी राहदारी की गोशे से जीने ऊपर जा रहे थे। मैंने अपने सर से गर्दन तक चढ़ा हुआ चुस्त नकाब उतारा और वहीं एक कुर्सी पर दराज होकर अपने लिए सिगरेट सुलगा ली। कर्नल महेशपाल से उस मुकाबले में मुझे कोई शदीद मेहनत नहीं करना पड़ी थी, लेकिन उसकी जहानत और कुव्वत बर्दाश्त ने असाबी तौर पर मुझे थका डाला था। मुझे नजर आ रहा था कि वो हमारे हाथों सिसक कर दम तोड़ देगा, लेकिन न कोई एतराफ करेगा और न ही कोई और काम की बात उगल देगा। चंद सानियों बाद मेरे कान अंदर से आने वाली चीखों पर मरकूज हो गए। जहांगीर ने मुकफ्फिल कैबिनेट से स्प्रिट निकालकर उसके जख्मों की धुलाई शुरू कर दी थी, या फिर उस पर तशद्दुद का कोई दूसरा दौर शुरू कर दिया था। वो कमरा खासी हद तक साउंड प्रूफ था, लेकिन कर्नल महेशपाल की ज़िबा होते हुए सांड जैसी चीखों को अंदर ही मुकैयद रखना उन दीवारों बाम के बस से बाहर था। बल्कि मेरा तो ख्याल था कि वो आवाजें ऊपर मौजूद मुलाजमीन तक भी पहुंच रही होंगी, जिनकी कुल तादाद सिर्फ 2 तक महदूद रखी गई थी। मैंने न कोई आहट महसूस की और ना कोई साया देखा। मैं बस छठी हिस्स के तहत अचानक ही पीछे मुड़ा था और फिर भोंचका होकर बेख्तियार अपनी कुर्सी से उठता चला गया। जीनों वाले नीम रोशन खला से वीरा उस हालत में बेआवाज कदमों से फर्श पर उतर रही थी कि उसके एक हाथ में पिस्तौल मौजूद था और वो बरहना पा थी। उसने इस्तरारी तौर पर पिस्तौल की नाल मेरी तरफ घुमाई थी और तकरीबन हजानी सरगोशी के आलम में बोली थी, अंदर कौन है? यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हारी गर्दन से ये स्याह नकाब क्यों झूल रहा है? जहां हो वहीं से वापस लौट जाओ वीरा। मैंने अपनी सब मशीन गन पर हाथ डालते हुए कहा, यह मेरा खेल है, मैं तुम्हें इसमें मुदाखलत की इजाजत नहीं दे सकता। मेरा लहजा सर्द और तहकमाना था। दोस्ती हो जाने के बाद अब कोई भी खेल सिर्फ तुम्हारा अपना नहीं रहा डैनी। आगे बढ़ते हुए वो धीमे और मकाराना लहजे में बोली, तुम तो अंदरूनी शहर जाने वाले थे, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल करने के लिए जहांगीर से मिलने आई थी, लेकिन ऊपर की तो फिजा ही अजीब है। रुक जाओ वीरा। मैं गुस्से से अपना एक पाँव जमीन पर मार कर गुड़ा, मजीद आगे बढ़ोगी तो मैं फायर कर दूंगा। वो जहाँ थी वही मुंचमंद होकर खड़ी होगी। उसकी खैर बार नजरें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। अंदर से उभरने वाली कर्नल महेशपाल की चीखों में उस वक्त बला की शिद्दत पैदा हो चुकी थी। मैं सब मशीन गन सीधी किए अपनी जगह पर खड़ा था और बरहना पाप वीरा अपनी जगह पर जमी हुई खूंखार नजरों से मुझे घूरे जा रही थी। तेवर हम दोनों ही का खतरनाक और जारहाना थे। फर्क अगर कुछ था तो बस इतना था कि मुझे देखने के बाद उसका पिस्तौल वाला हाथ गैर इरादी तौर पर गिरता चला गया था, जबकि मैंने उसी तरह जानते बूझते हुए भी उसको अपनी सब मशीन गन की जद में लिया हुआ था। मुझे अंदरूने सिंह जाने का झूठ बोलकर तुम यहाँ कौन सा खेल खेल रहे हो? जनसानिये के खून आज शाम लम्हों के बाद आखिरकार वीरा ही ने गुस्से से फुनकारती हुई आवाज में सकूत तोड़ा था। यह मेरे दोस्त का घर है। मैंने अपना वजन एक से दूसरे पैर पर मुंतकिल करते हुए पुरस्कून लहजे में कहा, यह जरूरी नहीं कि मैं अपने हर फेल से तुम्हें आगाह करूं। इस छत के नीचे मैं हर वो काम कर सकता हूं जो मैं चाहूं। इसके लिए ना तुम्हारी इजाजत जरूरी और ना किसी वाकफियत वाले की। उसी लम्हे एक बार फिर बंद तहखाने में से कर्नल महेशपाल की ऊंची और कर्नाश चीखों की गूंज बाहर तक फैलने लगी थी। वीरा मुझसे बहुत ज्यादा बरहम थी। उसकी कैफियत से यह अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि वो ऊपर मौजूद दोनों मुलाजमीन की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती तहखाने में उतर आई थी। शायद कर्नल महेशपाल की मकरूह चीखों ने उसके दिल में तजस्सुस की जोत जगाई थी और वो उन आवाजों के ताक़ुब में मेरे रूबरू मौजूद हुई थी। मैंने उसे अपनी अंदरूनी सिंध रवानगी के बारे में जो कहानी सुनाई थी उसकी रोशनी में वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि मैं जहांगीर के घर के उससे जमीन दोज हिस्से में मौजूद होगा। वो किसी वाज़ेह मकसद या इरादे के बगैर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर इधर आई थी, लेकिन वहां मुझे अजीबो गरीब हुलिये में मौजूद पाकर उसकी खोपड़ी चटक उठी थी। अपने कौलो फेल के तजाद पर मैं उस बुरी तरह रंगे हाथों पकड़ा गया था कि वीरा से खुलकर मुखासमत मोल लिए बगैर चारा ही नहीं रहा था। मैं नरमी और खुशामद की राह इख्तियार करता तो अगले ही लम्हे में मुझे नजरअंदाज करती हुई ज़ेरे ज़मीन ख्वाबगाह में दाखिल होकर मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ सकती थी। इसलिए मैं फौरी फैसले के तहत उसके मुकाबले पर डट गया था। मेरा ख्याल था कि मेरे उस सर्द और जारहाना रवैये से बददिल होकर वो फौरन ही वापस लौट जाएगी। डैनी वो दांत पीस कर मुझ पर गुर्राई। मुझे अंदाजा नहीं था कि दरोग गोई और मकारी में तुम इतनी दूर तक भी जा सकते हो। इस वक्त तुम मुझसे उलझ सकते हो, मगर याद रखना कि मौका मिलने पर मैं तुम्हें अच्छी तरह देख लूंगी। जरूर देख लेना, मैंने पुरखुलूस लहजे में कहा, लेकिन जरा ऐनक लगाकर गौर से देखना। बाज़-औक़ात में अपनी बारीकी की वजह से खुद को आईने में तलाश करता रह जाता हूँ, ऐसी की तैसी तुम्हारी बारीकी की। ताव में आकर उसने नताइज की परवाह किए बगैर को राते हुए मेरी तरफ दौड़ लगा दी। मैं अरे अरे और हाय हाय करता करता ही रह गया।
लेकिन उसने मेरे निचले धड़ से लिपट कर वैश्याना अंदाज में मुझे नीचे गिरा दिया। मेरे लिए उसका वो रद्द अमल लाख गैर मुतवक्का और हैरान कुन सही, लेकिन मैं चाहता तो अपनी सब मशीन गन के सहारे उसे न सिर्फ खुद से दूर रहने पर मजबूर कर सकता था, बल्कि चाहता तो एक आध गोली मारकर उसे जख्मी भी कर सकता था। लेकिन हकीकत ये थी कि उस पर आंखें निकालने के बावजूद मेरा उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मेरी कोशिश सिर्फ इतनी सी थी कि उसे खौफजदा करके वहां से वापस लौट जाने पर मजबूर कर दूं। कर्नल महेशपाल वीरा के असलहे के सौदे में कलीदी अहमियत का हामिल था। वीरा ने जब मुझसे पूछा कि अगर मेरी राय हो तो वो अपना असलहे का सौदा सिरे से मनसूख कर दे, तो मैंने उसका वो एहसान लेना पसंद नहीं किया और उसे अपनी मर्जी के मुताबिक ब्लैक कैट टी से मामला तय करने की आज़ादी दी थी। उस वक्त हम दोनों बायमी एतमाद के साए में एक दूसरे से अपने ताल्लुकात को परवान चढ़ा रहे थे। लेकिन फिर इस्लामाबाद से कर्नल महेशपाल के अगवा की तजवीज़ ने मुझे वीरा से द्रोह गोई पर मजबूर कर दिया। मेरी कोशिश ये थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटने के मसदाक कर्नल के जरिए गजाला मेरी तहवील में आ जाए और वीरा को मेरी तरफ से पूरी आज़ादी होने के बावजूद भी उसका असलहे का गैर कानूनी सौदा न बन सके। लेकिन वीरा की उस वक्त की नागहानी मुदाखलत ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया था। सांप बंद कमरे में होने वाले तशद्दुद के नतीजे में बुरी तरह भुनकार रहा था और वीरा लाठी की सूरत में मेरे सर पर सवार थी। तुम बहुत बेहुदा और हाथ छट औरत हो। मैंने उठने की कोशिश करते हुए तलख लहजे में कहा। गनीमत ये था कि गिरते हुए भी सब मशीन गन मेरी गिरफ्त से नहीं निकली थी। बस यूं ही पड़े रहो। वो मेरी बात काट कर आंखें निकालते हुए घुराई। मशीन गन हाथों से छोड़े बगैर मैं तुम्हें अपने कदमों पर उठने नहीं दूंगी। धमकी देने के साथ ही उसने अपने लोड किए हुए पिस्तौल के नाल मेरी पेशानी की तरफ तान ली और मैं किसी आयु अंदाज में हंस कर रह गया। सब मशीन गन तो मैंने यूं ही धमकी के तौर पर तानी थी। अगर मैं संजीदा होता तो मुझ तक पहुंचने से पहले तुम्हारे नुकरे बदन के चीथड़े उड़ गए होते। मैंने अपनी सफाई में कहा, यही तो मैंने तुम्हें पहले भी बताना चाहा था। वो चुपते लहजे में बोली कि मिर्गी की मरीजा होने के बावजूद कुदरत ने मेरी जात को एक अजीब सा सहर अता किया, जिसके सामने बालादस्त और ताकतवर दुश्मन भी मैसूर होकर अमल की कुव्वत से महरूम हो जाते हैं। वो मेरे खिलाफ जो कुछ करने के अहल होते हैं उनका अशर अशीर भी नहीं कर पाते और मैं चश्मे जदन में मौत बनकर उनके सरों पर सवार हो जाती हूँ। खुदा के लिए मेरे सर पर सवार ना होना। मैंने उसकी बात काट कर उसका मुज़हक्का उड़ाते हुए कहा, मैं अमली आदमी हूँ, जुबानी कार्रवाइयों से मीलों दूर भागता हूँ। उसी के साथ ही मैंने अपने हाथ से सब मशीन गन छोड़ दी ताकि बात से आधा ना पड़ने पाए। अब आगे बढ़ो और वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो जाओ। उसने पिस्तौल की नाल को जुम्बश देते हुए सर लहजे में कहा, मैं देखना चाहती हूँ कि तुमने अंदर किसे कैद किया हुआ है और उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। तुमने मेरे साथ कुछ चालाकी करने की कोशिश की तो मैं भी फायर कर दूंगी। बात बढ़ाने की कोशिश ना करो वीरा। मैंने उसे राह पर लाने के लिए नरमी से कहा, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था। मुझे एक बहुत अहम और जरूरी काम है और अंदरूने सिंध जाना था, लेकिन मेरी रवानगी से पहले ही एक ऐसा अहम मामला पेश आ गया कि मुझे अपना प्रोग्राम मुलतवी करके यहाँ आना पड़ गया। अंदर जो कुछ हो रहा है उसके बारे में मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तुम अंदर न जाओ। तुम्हारी मुदाखले से मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। वीरा से गुफ्तगू करते हुए मेरा जहन बहुत तेजी के साथ काम कर रहा था और मैं कोई ऐसी राह तलाश करने में मसरूफ था कि वीरा को नाराज किए बगैर उसे कर्नल महेशपाल की गिरफ्तारी से आगाह कर सकूं। लेकिन वो वाकया उस कदर संगीन था और ऐसी खुफिया साजिश के जरिए अंजाम पजीर हुआ था कि वीरा का बिदकना लाजमी नजर आ रहा था। सबसे बड़ी खराबी ये थी कि वो फौरी तौर पर मुझे बदनीयत समझकर यह फतवा सादिर कर देती कि मैं उससे समझौता करने के मामले में मुखलिस नहीं था, बल्कि उसे बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करना चाह रहा था। उसके दिल में मेरी तरफ से एक बार गिरा पड़ जाती तो मेरे और उसके मरासम हमेशा के लिए खराब हो सकते थे। अंदर कौन कौन है? उसने अपनी हदायत पर इसरार करने के बजाय चुपते हुए लहजे में सवाल किया, जो मेरे लिए एक अच्छा शुगन था, यानी वो ज़हनी तौर पर मुज़ाकरात की तरफ माइल थी। कैदी के साथ जहांगीर है। मैंने कैदी की शिनाख्त ज़ाहिर किया बगैर नहायत मुखलसाना लहजे में जवाब दिया, जिसे सुनकर उसकी तेवरी पर कई बल पड़ गए। बात कुछ कुछ मेरी समझ में आ रही है। वो मुझे घूरते हुए पुरख्याल लहजे में बोली, शायद अंदर कोई ऐसा कैदी है जिसे तुम पूछगछ के बाद रिहा करने का इरादा रखते हो। तुमने इसीलिए ये नकाबों वाला चक्कर चलाया हुआ है। कोई हर्ज नहीं, मैं भी नकाब लगाकर ही उसके सामने जाऊंगी, लेकिन अंदर सिर्फ जहांगीर है तो तुम्हारा हमजाद सुल्तान कहाँ है? आखिरी सवाल उसने चौंकते हुए किया था, जैसे उसे कोई भूली बिसरी बात अचानक याद आ गई। ये मुसीबत उसी की लाई हुई है। मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, चला गया था तो उसकी सलामती की तरफ से मेरी तबीयत फिक्रमंद थी, और अब आया है तो एक मुसीबत साथ लेकर आया। तुम कैदी का नाम सुनोगी तो तुम्हारी खोपड़ी फिजा में मुअल्लिक होकर रह जाएगी। घटिया किस्म का तजस्सुस पैदा करने की कोशिश ना करो। वो बुरा समूह बनाकर बोली, मुझे सीधी और साफ साफ बात करो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम जिस तरह अंदरूने सिंध रवानगी का ऐलान करके यहाँ पाए गए हो, उसके पेश नज़र तुम मुझे सच्ची बात हरगिज नहीं बताओगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहती हूँ। मुझे मालूम था। मैंने दर्दनाक लहजे में कहा, तुम्हें सच्चाई का यकीन दिलाना आसान काम नहीं होगा। मुसीबत यह है कि सुल्तान शाह कर्नल महेशपाल को कहीं से पकड़ लाया है। उस वक्त अंदर वही चीख रहा है। वीरा का चेहरा सुर्ख हो गया और वो बिखरे हुए तेवरों के साथ बोले, तुम झूठे हो, ये सब तुम्हारी कारस्तानी है। सुल्तान शाह जब मुझसे उलझने के बाद तुम्हारे फ्लैट से गया था तो उस वक्त तक हमारी ब्लैक कैट टी से बात नहीं हुई थी और खुद हमें कर्नल महेशपाल के बारे में कुछ मालूम नहीं था।
तुम्हारे बयान के मुताबिक उसके बाद सुल्तान शाह तुमसे नाराजगी का बायस वापस नहीं लौटा। उसे कैसे इल्हाम होगा कि कर्नल महेश पाल भी कोई वजूद रखता है? उसकी इसी लाइलमी ने तो यह जंजाल खड़ा कर दिया है। मैंने उसकी बात काटते हुए मुसालिहाना लहजा में कहा, एक आम सफारती ओहदेदार को यूं हबस बेचा में रखना संगीन और नाकाबिल माफी जुर्म है। फिर समझ में नहीं आता कि मैं उसका क्या करूं। उसके मुल्क से हमारे सफारती ताल्लुकात कशीदा ही सही, लेकिन हम उसके साथ ज्यादती करके अपने मुल्क को खतरनाक बैनुल-अक़वामी पेचीदगियों में डाल देंगे। किस्सा दरअसल ये है कि सुल्तान शाह के फरिश्तों को भी अंदाजा नहीं हो सका कि वो किसी सफारतकार अफसर को अगवा कर रहा था। तुमने फिर बहकना शुरू कर दिया, वो गुर्राई। ये ना भूलो कि मैं 2 मिनट में कर्नल से सब कुछ मालूम कर सकती हूँ। वो तुमको हकीकत की हवा भी नहीं लगने देगा। मैंने पूरे एतमाद से कहा, वो समझ रहा है कि हम लोग किसी मकामी खुफिया एजेंसी के कारिंदे हैं, इसलिए वो खुद को मासूम जाहिर करने पर तुला हुआ है। सुल्तान शाह ने उसे कराची ही में कुरंगी के इलाके से उठाया, लेकिन कर्नल महेश पाल उस हकीकत से सिरे से मुनकर हो गया। उसका इसरार है कि उसे इस्लामाबाद में एक डिनर पार्टी से वापस लौटते हुए अगवा किया गया। जब सुल्तान शाह को उसके नाम का इल्म नहीं था और ना तुम मुझसे कभी मिले थे, तो फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो कर्नल महेश पाल ही है? वीरा का लहजा इस्तबाह आमेज था, लेकिन उसकी आंखों में पाई जाने वाली कैफियत से जाहिर हो रहा था कि वो कड़ियां यकजा करके किसी न किसी तरह मेरी कहानी को हजम करने की कोशिश कर रही थी। अब तुम किसी कुंद ज़हन बच्चे की तरह बहस पर तुल गई हो। मैंने चिड़चिड़े लहजे में कहा, उसके यहाँ लाए जाने के बाद सबसे पहले मैंने उसकी चामा तलाशी ली कि यह मालूम करने की कोशिश की थी कि वो कौन है। उसके कोट के अंदरूनी जेब से उसका सफारती शनाख्तनामा बरामद हुआ, जिस पर उसके नाम और ओहदे के साथ ही उसकी ताज़ा तस्वीर भी चिस्पा है। और फिर उसने होश में आकर जूं ही सूरत हाल का इदराक किया, खुद चीख चीख कर अपनी मुअज़्ज़ज़ सफारती हैसियत के हवाले से अपनी रिहाई का मुतालबा करने लगा। लेकिन सुल्तान शाह उसकी तरफ क्यों मुतवज्जा हुआ था? वो जल्द अज जल्द पूरी बात जानना चाह रही थी। ये तुम्हारा पहला माकूल सवाल है, मैंने पुरस्ताइश अंदाज में कहा। तुमसे झड़प के बाद सुल्तान शाह बेमकसद है आवारागर्दी करता हुआ कुरंगी के इलाके में घूम फिर रहा था कि एक जगह उसे कर्नल महेश पाल 2 आदमियों के साथ बातें करता हुआ नजर आया। कर्नल गैर मुल्की जरूर है, लेकिन हम लोगों के खदोखाल या रंग में इतना फर्क नहीं है कि मकामी और गैर मकामी में आसानी के साथ तमीज की जा सके। सुल्तान शाह को जिस बात ने चौंकाया वो उनकी गुफ्तगू में इस्तेमाल होने वाला जानू माची का नाम था, जो कर्नल की जुबान से निकला था। तुम्हें मालूम है कि सुल्तान शाह गजाला को अपनी सगी बहन की तरह चाहता है, इसलिए उसने कुछ न कुछ कर गुजरने का फैसला कर लिया। वे तीनों हर लिहाज से उससे बरतर थे। उन्हें ललकार कर सुल्तान शाह किसी कीमत पर कामयाब नहीं हो सकता था, इसलिए वो टहलता हुआ एक दुकान पर जा खड़ा हुआ, जहां से उन तीनों पर बासानी नजर रखी जा सकती थी। चंद मिनट की गुफ्तगू के बाद बकिया 2 आदमी एक साथ आगे बढ़ते चले गए। कर्नल अकेला वापसी के लिए लौटा तो सुल्तान शाह ने उसी को अपना शिकार बनाने का फैसला कर लिया। कर्नल ने उन दोनों से मुलाकात के लिए अपनी गाड़ी या टैक्सी वहां से कुछ दूर छोड़ी थी, इसलिए एक तारीक मैदान से गुजरते हुए सुल्तान शाह को उस पर वार करने का मौका मिल गया। उसके आगे उसका काम बहुत सहल था। वो खुद कबायली बाशिंदा है। उस तरफ के हजारों आदमी यहाँ रिक्शे और टैक्सियां चलाते हैं। सुल्तान शाह को बासानी एक काबिल एतमाद ड्राइवर मिल गया, जिसने सुल्तान शाह के बेहोश मरीज को यहाँ पहुंचा दिया। सुल्तान शाह के साथ उस कैदी को देखकर जहांगीर के हाथ पैर फूल गए और उसने मुझे फोन कर डाला। सूरत इस कदर संगीन थी कि मुझे अंदरूने सिंचाने का इरादा मुलतवी करके फौरन यहाँ आना पड़ा। कर्नल महेश पाल की शनाख्ती कागजात हाथ लगने के बाद मेरा इरादा था कि उसे छेड़े बगैर बेहोशी की हालत में बाहर कहीं फेंकवा दूंगा, लेकिन सुल्तान शाह की कहानी आड़े आ गई। अगर कर्नल महेश पाल अपनी अदाकारी तर्क करके राह रास्त पर आ जाए तो मुझे अंदरूने सिंध की खाक छाने बगैर उसके जरिए गजाला का सुराग मिल सकता है। तुम्हारी अकल पर शायद बर्फ जमने लगी है। पूरी कहानी सुन लेने के बाद उसने कता कलामी करते हुए मुलामत आमेज लहजे में कहा, तुम्हें मालूम है कि कर्नल महेश पाल असलहे के सौदे में ब्लैक कैट टी का जामिन बनने वाला था। तुम्हें उस पर तशद्दुद करने की जरूरत ही नहीं थी। तुम शी और ब्लैक कैट टी के हवाले से बात करते तो इब्तदा ही से दोस्ताना फिजा बन जाती और वो बिला तरद्दुद तुम्हारी मदद को आमादा हो जाता। बड़े मकासद के पेश नज़र चानुमाची की अयाशी या एक कुबरू लड़की की रहाई की उसके नज़दीक जरा भी अहमियत ना होती। मैंने ये तदबीरें भी आजमा ली, लेकिन वो राम ना हो सका। तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैंने किसी मुसालिहाना कोशिश के बगैर ही उस पर तशद्दुद का आगाज करवा दिया होगा? वो तो इस कदर ठीठ और जिद्दी है कि मोहतात कानूनी लबो लहजे में अपना दिफा करने पर तुला हुआ है और कहता है कि उसे रिहा करके उससे उसके दफ्तर में मुलाकात की जाए तो ऐन मुमकिन है कि उसका बेहतर माहौल में उसे कुछ भूली बिसरी बातें याद आ जाएं। हम लोगों के निकाब पोश होने की वजह से उसने बदकिस्मती से यह अंदाजा लगा लिया है कि तशद्दुद कितना भी हो, लेकिन हम उसे कत्ल करने का इरादा नहीं रखते। अंदर क्या हो रहा है? उसके साथ ही वीरा अपने कान पर हाथ रखते हुए बेजारी के आलम में बोली। उसकी चीखों से ऐसा मालूम हो रहा है जैसे उसे ज़िबा किया जा रहा हो। कुछ नहीं, मैंने जल्दी से कहा। वो बदमाश है और समझ रहा है कि उसकी चीखें किसी को इधर मुतवज्जा कर लेंगी। दरअसल जहांगीर उसके खुले हुए जख्मों को स्पिरिट से साफ कर रहा है ताकि बस मैं समझ गई। उसने अपना पिस्तौल वाला हाथ बुलंद करके मुझे मजीद बोलने से रोक दिया। गनीमत है कि तुमने इसके जख्मों की सफाई के लिए नमक या मिर्च का इंतखाब नहीं किया। अगर तुम लोग तहखाने में इस पर इतनी बेरहमी के साथ तशद्दुद न कर रहे होते तो मैं शायद ऊपर ही से वापस लौट जाती।
मुलाजमीन के मशकूक तर्ज अमल और फिर कर्नल की चीखों ने मुझे तहखाने की जीनों का रुख करने पर उकसाया था। वैसे जहांगीर की बीवी कहाँ है? वो तो तुम्हारी तरह कंवारा नहीं है। वो कैस्टर आयल पीने गई हुई है। ज़हन के किसी गोशे में अटकी हुई वो बात बेसाख्ता मेरी जुबान पर आ गई। कैस्टर आयल? उसने हैरत से दुहराया। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? कैस्टर आयल भी कोई पीने की चीज़ है? पता नहीं, मैंने बेपरवाही से कहा। वो माँ बनने वाली है, हमारी तरफ ऐसे वक्त को करीब तर लाने के लिए कैस्टर आयल ही दिया जाता है। तुम वाकई कुछ झकी हो गए हो। वो चिल्ला कर बोली। सीधी तरह नहीं बता सकते थे कि वो किसी मैटरनिटी होम में है? मुश्किल यह है कि सीधी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। मैंने सादगी से कहा। बात करते हुए ये ध्यान भी रखना पड़ता है कि मुखातिब कौन है। वैसे तुम्हारी इतला के लिए बताता चलूं कि उम्र के एतबार से मर्दों की 3 इकसाम होती हैं। जवानी में हर मर्द बकी होता है, अपने बकने की धुन में दूसरों की बहुत कम सुनता है, और उम्र पर जवाल आने के साथ साथ झकी होता चला जाता है। जो आम इंसाफ नहीं कर पाते वो बोझ जुबान पर डालकर हर बात पर बाल की खाल निकालने लगता है, और जो लोग इन दोनों मराहिल से जिंदा सलामत गुजर जाते हैं वो अमूमन शक्की पाए जाते हैं। उसके होंठों पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट नमूदार होगी। तुमने बक्की झक्की और शक्की के मसले पर बकवास करके मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की है कि अभी तुम जवान हो। मैं माने लेती हूँ, लेकिन खुदा के लिए अंदर होने वाला मकरू खेल बंद करवाओ। वो तशद्दुद को बगैर ही बोलने लगेगा। मुझे समर पर बेअंदाजा खुशी हुई कि उसने मेरी सुनाई हुई बेबुनियाद कहानी पर कोई बड़ा एतराज किए बगैर मन्नो तस्लीम कर लिया था। मुझे उस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि वीरा का सामना होने पर कर्नल महेश कुमार अपने अगवा का असल वाकया सुनाता तो वीरा का क्या रद्दमल होता। मैं वीरा से साफ कह चुका था कि कर्नल एक मुस्तनद मुजरिम की तरह मौका वारदात से रंगे हाथों पकड़ा गया था और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इस्लामाबाद से अपने अगवा का किस्सा तराश रहा था। उस पर मकामी हुकाम की इजाजत के बगैर शहर बल्कि सूबा छोड़कर रियासती तकरीबकारी में मुलव्वस होने का इल्जाम आयद न किया जा सके। मेरी किसी दखल अंदाजी के बगैर उस वक्त कर्नल की चीखों का सिलसिला मौकूफ हो गया। किराने ये बोलने की आवाज़ों के लिए तहखाने के दुरुद दीवार जरूरत से ज्यादा साउंड प्रूफ थे। तुम कर्नल महेश पाल से पहले कभी मिल चुकी हो? मैंने वीरा से सवाल किया। नहीं, उसने बिला तवक्कुफ जवाब दिया, लेकिन उसका नाम शी के आला हल्कों में सुना जाता रहा है। इसी वजह से मैंने जामन के तौर पर उसका नाम कबूल कर लिया था। फिर तुम किस बिना पर यकीन के साथ यह दावा कर रही हो कि वह तशद्दुद के बगैर बोलने लगेगा? उसको ये जताना होगा कि हम उसकी ज़ेरे ज़मीन सरगर्मियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। तुम देख लेना कि ये इंकशाफ होते ही हमारे साथ उसका रवैया एकदम बदल जाएगा। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैंने शीप, ब्लैक कैटी और असलहे के सौदे के तमाम हवाले देकर देख लिए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। फिर तुम क्या करोगी? फिर तुम क्या तीर मार लोगी? वो कच्ची गोलियां नहीं खेला हुआ है, वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट के साथ बोली। एक तजुर्बेकार और सीनियर सफारती अफसर हर एरे गहरे के इस दाव में आकर अपने करतूतों का एतराफ़ करने लगे तो दिनों में नहीं बल्कि मिनटों और सेकंडों में अपने ही वही ख्वाहों के हाथों पेवंदे ज़मीं कर दिया जाता है। इन सब वाक़यात से ज़्यादा अहमियत उन 5 वर्ष की है जिनके ज़रिए शी उसे और वो शी को शनाख्त करता है। जब उसे यकीन हो जाएगा कि उसका मुखातिब शी का बाइख्तियार नुमाइंदा है तो बिला तवक्कुफ अपनी कैंचली बदल डालेगा। अगर तुम्हारे हाथ आ ही गया था तो तुम्हें किसी अहमकाना पेशकदमी के बजाय मुझसे राब्ता करना चाहिए था। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि उसके बारे में मुझे सब कुछ ना सही बहुत कुछ मालूम ज़रूर है, लेकिन तुम हर वक्त अकेले ही चलने के आदी हो गए। तुम्हें वहम रहता है कि कहीं कोई दूसरा तुम्हारी कामयाबी में हिस्सेदारी का दावा करके तुम्हारी अहमियत को कम न कर दे। तुम गलत समझ रही हो। मैंने एहतजाज किया। तुम्हें हमेशा मेरे मामलात के बारे में पूरा इल्म रहता है, मगर तुम फिर भी मेरी कारकर्दगी को मनफी नज़र से देखती हो। मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि कर्नल महेश पाल मेरा कैदी बन जाएगा, मगर सुल्तान शाह अचानक ही उसे घेर लाया। उसके बाद जो कुछ होता रहा वो किसी मनसूबाबंदी के बगैर हुआ। मैं तो ये चाह रहा था कि जल्द अज जल्द उसकी जुबान खुलवा कर उसे आज़ाद कर दूं। तुमने बहुत अरसे के बाद अपने किसी कैदी के बारे में नरम दिली का सब होती है। उसने मेरी बात काट कर तंजिया लहजे में कहा, अगर तुमने अपने चेहरे पर नकाब न मुड़ी हुई होती तो मेरे लिए यह मान लेना आसान न होता कि तुम कर्नल को जिंदा छोड़ने का गैर मामूली इरादा रखते हो। उसने खामोश होकर अपने लिए सिगरेट सुलगाई, फिर सिलसिला कलाम जारी रखती हुई बोली, तुमने तो झक मार कर देख ली, अब मैं कोशिश करती हूँ। तुम देख लेना कि पासवर्ड सुनते ही वो एक नया आदमी नजर आने लगेगा। अब मैं तुम्हें अंदर जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरा मशवरा है कि तुम भी नकाब इस्तेमाल करो तो बेहतर रहेगा। तुम उसके बारे में बहुत पुरुमीद हो, लेकिन मैं अब भी उसकी तरफ से मायूस हूँ। वीरा ने उस वक्त नीली जीन्स और उस रंग की जैकेट पहनी हुई थी। बालों पर नीले रंग का फूलदार स्कार्फ बना हुआ था। उसने मेरा मशवरा सुनते ही बालों से स्कार्फ खोलकर अपने चेहरे पर उस तरह बांध लिया कि आंखों के नीचे उसका चेहरा दोहरे स्कार्फ के नीचे छुप कर रह गया था। उस कमरे का दरवाजा खोलकर पहले वीरा और उसके पीछे मैं अंदर दाखिल हुआ था। मैंने अंदर जाने से पहले अपने चेहरे पर नकाब ओढ़ लिया था। कर्नल महेश पाल उस वक्त कालीन पर अपने घुटने सीने से जोड़कर किसी सहमे हुए बच्चे की तरह पड़ा हुआ था और उसका बदन यूं कांप रहा था जैसे उसे सर्दी चढ़ गई हो। उसका फटा हुआ खून आलूद कोट एक गोशे में पड़ा हुआ था। उसके सफेद खून आलूद कमीज को शायद जहांगीर ने किसी जगह से फाड़ दिया था, जिसकी वजह से उसके बदन के जख्म नजर आ रहे थे। बालों की झालर से ऊपर शफाफ खोपड़ी से भी खून बह रहा था
और कमरे की फिजा में खून के साथ स्पिरिट की तेज बू फैली हुई थी। दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज से कर्नल की पोजीशन में कोई फर्क नहीं आया। वो उसी तरह फर्श पर गठड़ी बना हुआ कांपता और कराता रहा। लेकिन जहांगीर मेरे साथ वीरा को देखकर बुरी तरह भड़का था। उसे अच्छी तरह इल्म था कि मैंने कर्नल के मामले से वीरा को दूर ही रखने का फैसला किया हुआ था और उसने वीरा के चेहरे पर बंधे हुए स्कार्फ के बावजूद उसे पहचान लिया था। मादाम को तुम यहाँ क्यों ले आए? वीरा को देखते ही उसने मुझसे इस तरारी लहजे में बेतुका सवाल कर डाला जो वीरा को बिदकाने का सबब बन सकता था। उस सवाल से वाज़ेह तौर पर यह जाहिर हो रहा था कि वीरा और कर्नल महेश पाल का एक दूसरे से सामना कराना हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं था, जबकि मैं चंद मिनट कबल पूरे खलूस के साथ वीरा को कुछ और ही कहानी सुना चुका था। इसे मादाम की बजाय अगर तुम मम्मी मम्मी कहकर उसकी गोद में चढ़कर हुमकने लगो तो ज्यादा अच्छा लगोगे। मैंने कर्नल की मौजूदगी की परवाह किए बगैर जले कटे लहजे में कहा। हम एक दूसरे के नाम ही लेना होते तो चेहरों पर नकाब चढ़ाने का सवांग रचाने की क्या जरूरत थी?